आज का हमारा टॉपिक है शिवाजी। शिवाजी अपने राज्य के स्वतंत्र शासक थे, लेकिन बीजापुर का सुल्तान उन्हें एक विद्रोही मुगल सम्राट और उन्हें अनियमित राज्याधिकारी और मराठा परिवार उन्हें नया अमीर मानते थे। शिवाजी हिंदू शास्त्रानुसार अपना राज्याभिषेक कर राजा की पदवी धारण करना चाहते थे, ताकि दूसरी सरकारें उनके साथ समानता का व्यवहार करें, उनके आदेशों व संधियों को कानूनी मान्यता दें, और जो मराठा परिवार उन्हें अपने से हीन अथवा अपने बराबर समझते थे, उनमें उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। अतः शिवाजी ने हिंदू शास्त्रानुसार अपना राज्याभिषेक कराने के लिए काशी के पंडित विश्वेश्वर जी को बुलाया और गंगाभट्ट नामक ब्राह्मण ने उनके ऊपर राजकीय छत्र लगाकर छत्रपति की उपाधि से उन्हें विभूषित किया। राज्याभिषेक समारोह के कारण शिवाजी का राजकोष खाली हो गया था और उन्हें धन की भी आवश्यकता थी। कर्नाटक का जो प्रदेश था वो बहुत ही समृद्ध था। इसके कुछ प्रदेशों पर बीजापुर और कुछ प्रदेशों पर गोलकुंडा ने कब्जा कर लिया था। शिवाजी इस समृद्ध प्रदेश को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, जिसका उसे बहाना भी मिल गया था। शिवाजी का सौतेला भाई व्यकोजी, जो बीजापुर का एक आसामी था, मार्च 1675 में तंजौर का शासक बन गया। वह शिवाजी की सफलताओं को देखकर खुश नहीं होता था। उसने अपने शक्तिशाली मंत्री रघुनाथ पंत हनुमते से झगड़ा कर उसे नौकरी से निकाल दिया। रघुनाथ पंत गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मदना से जा मिला और उसने शिवाजी व गोलकुंडा की संयुक्त सेना द्वारा कर्नाटक पर आक्रमण की योजना बनाई। शिवाजी ने भी आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। जनवरी 1677 में वह हैदराबाद की ओर रवाना हुआ। प्रधानमंत्री मदना ने उनका भव्य स्वागत किया। गोलकुंडा के सुल्तान ने भी आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाया और अपने बगल में ही शाही मसनद पर बिठाया। दक्षिण पर आक्रमण के संबंध में दोनों के बीच एक समझौता हुआ। उसके बाद शिवाजी ने बीजापुर के जिंजी दुर्ग पर अधिकार कर उसे कर्नाटक की राजधानी बना दिया। जुलाई 1678 ईस्वी में उसने वेल्लूर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तुंगभद्रा से कावेरी तक का कर्नाटक का समुद्री प्रदेश शिवाजी के अधिकार में आ गया था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी एक निरंकुश शासक थे और शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ही रखते थे, किंतु सदैव अपनी प्रजा का कल्याण चाहते थे। अतः हम उन्हें दयालु निरंकुश शासक कह सकते हैं। उन्होंने शासन प्रबंध में सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जो केवल शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। शिवाजी उन्हें रखने या निकालने को पूर्ण स्वतंत्र थे। इन मंत्रियों का काम शिवाजी को केवल उस समय सलाह देना था जब शिवाजी उनकी सलाह लेना चाहें, अन्यथा उन्हें केवल शिवाजी की आज्ञा का पालन ही करना पड़ता था। इन मंत्रियों के अधीन एक निश्चित प्रशासनिक विभाग होता था। राज्य की नीति निर्धारण को छोड़कर शिवाजी उनके काम में बहुत कम दखल देते थे। इन मंत्रियों में पेशवा राजा का अधिक विश्वास पात्र था और अन्य मंत्रियों में उनकी प्रमुखता भी थी। ये सभी मंत्री अष्टप्रधान कहलाते थे। ये मंत्री और इनके कार्य इस प्रकार थे। सबसे पहला जो है वो है पेशवा। इसे मुख्य प्रधान भी कहा जाता था। उस पर राज्य के सभी मामलों की देखभाल व प्रजाति का उत्तरदायित्व था। राज्य के सभी अधिकारियों पर उसी का नियंत्रण होता था। सभी राजकीय आदेशों व संदेशों पर राजा की मुहर के नीचे अपनी मुहर लगाता था। राजा की अनुपस्थिति में वह राजा की ओर से शासन कार्य करता था। अमात्य संपूर्ण राज्य अथवा किसी विशेष जिले के आय व प्रलेखों की जांच कर उन पर अपना हस्ताक्षर करता था। मंत्री वह राजा के दैनिक कार्यों की डायरी रखता था, राजा से मिलने वालों की सूची रखता था तथा राजा के खाने पीने की चीज़ों पर सतर्क दृष्टि रखता था, ताकि कोई गुप्त षड्यंत्र द्वारा राजा की हत्या न कर दे। इसको वाक्यानवीस भी कहा जाता था। चौथा जो मंत्री है वो है सचिव। यह सभी राजकीय पत्रों की भाषा शैली देखता था और परगनों के हिसाब किताब की भी जांच करता था। इसे शुरूनवीस भी कहते थे। 5वें मंत्री है सुमन, जो विदेशों से संबंध व संधि विग्रह के संबंध में राजा को सलाह देने तथा विदेशी राजदूतों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए गुप्तचरों द्वारा दूसरे राज्यों की गुप्त सूचनाएं मंगवाने का काम करता था। इसे दबीर भी कहते थे। अगला जो मंत्री है वो है सेनापति, जो सैनिकों की भर्ती, उनका संगठन व अनुशासन और युद्ध क्षेत्र में सेना की तैनाती करना इन्हीं का काम था। इसे सरे नौबत भी कहा जाता था। पंडित राव शुभ मुहूर्त व धार्मिक कार्यों की तिथि निश्चित करना, धन भ्रष्टा के लिए दंड लेना, ब्राह्मणों में दान बंटवाना आदि इसके कार्य थे। राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायकर्ता था वो था न्यायाधीश, और सभी सैनिक व असैनिक न्याय करना, भूमि अधिकार एवं गांव की मुखियागिरी आदि के निर्णयों पर अमल करना न्यायाधीश का ही काम था। पंडित राव व न्यायाधीश को छोड़कर सभी मंत्रियों को समय समय पर सेना का नेतृत्व भी करना पड़ता था।
ये तो था शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन। शिवाजी का संपूर्ण राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था और प्रत्येक प्रांत वायसराय या सूबादार का अधीन था। एक प्रांत में अनेक परगने होते थे और प्रत्येक परगना संभवतः एक सैनिक अधिकारी के अधीन ही रखा गया था। प्रत्येक परगना कई मौजों में विभक्त था, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक मौजा एक मुखिया के अधीन होता था और वहाँ पंचायती शासन की पद्धति प्रचलित रही होगी। सैनिक प्रशासन। शिवाजी का सैनिक प्रशासन श्रेष्ठ था। उनकी मृत्यु के समय सेना में 45,000 पागा, 60,000 सिलेदार घुड़सवार और 1 लाख मावले सैनिक थे। उनकी घुड़साल में 32,000 घोड़े थे। उनके हाथियों की संख्या के संबंध में भिन्न भिन्न मत हैं, कोई 125 तो कोई 300 बताता है। सेना का सबसे महत्वपूर्ण भाग राजकीय अश्वारोहियों का प्रसिद्ध पागा होता था। इस भाग के सैनिकों को बरगीर भी कहते थे, जिन्हें घोड़े व हथियार राज्य की ओर से मिलते थे। उसके सिलेदार अपने घोड़े व हथियार अपने पास से ही खरीदता था। ये पागा अश्व सेना से निम्न श्रेणी के होते थे और अश्व सेना के सेनापति के नियंत्रण में ही रहते थे। राजस्व प्रशासन। शिवाजी के राजस्व का मुख्य साधन भूमिकर था। भूमिकर व्यवस्था क्षेत्र मिति के निश्चित सिद्धांत के द्वारा किए गए बंदोबस्त पर निर्भर थी। पैमाइश के बाद प्रत्येक गांव का क्षेत्रफल ब्यौरेवार रखा जाता था और प्रत्येक बीघा की उपज का अनुमान लगाया जाता था। उपज का 33% भाग राज्य ले लेता था, किंतु कालांतर में जब अन्य सभी प्रकार कर हटा दिए गए थे, तब भूमि कर उपज का 40% निर्धारित कर दिया गया। नए किसानों को बीज और पशुओं की सहायता दी जाती थी, जिसका मूल्य सरकार कुछ किश्तों में वसूल कर लेती थी। भूमि कर नकद अथवा अंत के रूप में सरकारी हाकिम वसूल करते थे। दुर्भिक्ष के समय किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था। शिवाजी जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध थे, अतः जहाँ तक संभव होता अपने हाकिमों को जागीर के बदले नकद वेतन ही देते थे, ताकि कोई जमींदार किसानों पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित न कर ले। भूमि कर प्रणाली भी रैयतवाड़ी थी, जिसके राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध था। भूमि कर के अतिरिक्त आयात निर्यात कर, चुंगी कर भी थे, लेकिन इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। आय का जो एक अन्य मुख्य स्रोत है वो है चौथ। यह पड़ोस के दुर्बल राज्यों अथवा विजित प्रदेशों से वसूल की जाती थी, जो उन राज्यों की आय का चौथा भाग होता था। जिन राज्यों से चौथ वसूल की जाती थी, उनकी रक्षा का दायित्व मराठे अपने ऊपर ले लेते थे। शिवाजी की न्याय व्यवस्था का आधार भी प्राचीन न्याय पद्धति था। गाँव में न्याय का काम पंचायतें करती थी। पटेल नामक राज्याधिकारी फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था। फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की अपील न्यायाधीश के पास ही होती थी। शिवाजी की असफलता के विद्वानों ने कुछ एक कारण बताए हैं। वो एक तो पहला कारण ये मानते हैं कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र प्रदेश सुरक्षा के प्राकृतिक साधनों से संपन्न था। ये शिवाजी की सफलता के कारण है, क्योंकि शिवाजी अपने दम पे ही इतने सारे बड़े राज्य को वो स्थापित कर सके हैं। सरदेसाई ने ही शिवाजी भारत में हिंदू स्वराज्य स्थापित करना चाहता था, उन्होंने ये बताया है। और इस सफलता के जो इनके कारण थे वो मुगलों, जंजीरा के सिद्धियों, बीजापुर और पुर्तगालियों की सब शक्तियों का उन्होंने सामना किया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य के उन्होंने स्थापित किया था। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र प्रदेश सुरक्षा के प्राकृतिक साधनों से संपन्न था। यहाँ की पर्वतीय श्रृंखलाओं में अनेक अभेद्य पर्वतीय दुर्ग थे, जहाँ से मराठा सफलता से आक्रमणकारियों का विरोध कर उन्हें पीछे धकेल सकते थे। महाराष्ट्र का उबड़ खाबड़ पठारी प्रदेश, दुर्गम घाटियों और अभेद्य दुर्गों की श्रृंखलाएं शिवाजी की सुरक्षा और उनकी छापामार युद्ध पद्धति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त थे। महाराष्ट्र की एकता और राष्ट्रीयता की भावना। शिवाजी ने महाराष्ट्र में हिंदुओं की नवीन प्रज्वलित भावना का लाभ उठाया और महाराष्ट्र के लोगों में एकता, संगठन, त्याग, राजनीति, जागृति, स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करने का आदि लक्ष्य दिया। हिंदू राज्य के संस्थापक और हिंदुत्व के संरक्षक होने पर शिवाजी ने धार्मिक उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने मुस्लिम मस्जिदों में मकबरों का विध्वंस नहीं किया, मुसलमानों का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन नहीं किया। मराठों का अदम्य उत्साह और दृढ़ संकल्प। शिवाजी ने संपूर्ण महाराष्ट्र में स्वाधीनता का लक्ष्य रखा और उन्होंने अपनी विस्मयकारी उपलब्धियों से मराठों में विश्वास और जागृति उत्पन्न की कि वे विदेशियों और विधर्मियों से अपनी
मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की अटूट क्षमता रखते हैं। औरंगजेब की दूषित नीतियाँ, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता तथा अन्य दूषित नीतियाँ भी शिवाजी के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुई। औरंगजेब की धर्मांधता के कारण उत्तरी भारत में जाटों, सिखों और सतनामियों के विद्रोह हुए। राजपूतों के साथ भी औरंगजेब को दीर्घकाल तक संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी का व्यक्तित्व और चरित्र। शिवाजी की सफलता का श्रेय उनके स्वयं के बहुमुखी व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चरित्र और उत्कृष्ट आदर्शों को है। वह जनजात नेता थे, उनमें नेतृत्व के विलक्षण गुण थे। शिवाजी ने अपने अनुयायियों में एकता और संगठन के लिए अपूर्व प्रेरणा दी थी। शिवाजी में वीर, साहसी सेनानायक के गुण थे। उसने अपने सैनिकों को कठोर अनुशासन में प्रशिक्षित और नियंत्रित किया और उनमें अपूर्व साहस, शौर्य, परिश्रम, विजय की भावना कूट कूट कर भर दी थी। धन्यवाद।